नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं करुणा शंकर तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी मौजूद हैं जो प्रखर वक्ता, हिंदुत्ववादी विचारों के प्रखर ज्ञानी, विदेशी मामलों के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार, देश और विदेश की नब्ज टटोलने वाले श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। नमस्कार पुष्पेंद्र जी। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और पुष्पेंद्र जी, दिल्ली से को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप वहीं से बेस्ड रहे हैं, एक पत्रकार भी हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस पर सरकार ने अमेंडमेंट की बातें मान भी ली हैं, लेकिन बात कुछ बनती नज़र नहीं आ रही है। आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं या क्या होगा, क्या लगता है? करुणा शंकर तिवारी जी, आपने मुझे अपने चैनल हिंदुस्तान पोस्ट में दावत दी, इसके लिए आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत में इस वक्त जो आंदोलन हो रहे हैं, जिन मुद्दों पे लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, वो शायद उन मुद्दों का बहाना बना करके इस देश की सत्ता के साथ उनके मतभेद कम और इस राष्ट्र के साथ उनके मतभेद ज़्यादा हैं। तो चाहे सीए का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, ये वही ताकतें हैं जिनके माध्यम से इन बिल पास होने के बाद एक इंतज़ार किया गया लंबे समय तक, और उसके बाद एक राज्य जो कि कांग्रेस के रूल में है, वहाँ से लोग निकल के आए हैं। और किसानों की शक्ल में कौन लोग हैं, क्या उनकी मांगे हैं और ताज्जुब यह है कि देश इतना बड़ा है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी है, मध्य प्रदेश की है, बिहार की है, तो जिनकी आबादी इतनी कम है, उस राज्य से एक ख़ास एजेंडे के साथ लोग इस मुद्दे पर आए हैं। और पहले उन्होंने पंजाब के अंदर करोड़ों का नुकसान किया रेलवे को रोक करके, और अब जब वो यहाँ आए हैं, इवन उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो भी एग्री नहीं करता है, लेकिन उसमें हर किस्म की फोर्स इन्वॉल्व है। उसमें नक्सल भी है, उसमें माओवाद भी है, उसमें जिहाद भी है, उसमें एंटी मोदी भी हैं, उसमें एंटी हिंदुस्तान भी हैं, एंटी हिंदू भी हैं। वो तमाम फोर्सेस को लगता है, उनका डेस्परेशन है कि जो अभी हाल में बिहार में चुनाव हुए और जो रिज़ल्ट उनके हिसाब से नहीं आया, वो उनकी बड़ी हार है। उसके कारण उस किसानों के मुद्दों को, उस बिल को एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की, ताकि हम इस देश में विरोधी जो ताकतें हैं, जो विदेश में भी बैठी हुई हैं, वो कनाडा में भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, उनके माध्यम से इस सरकार के ख़िलाफ़ एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे कि अनार्की फैल सके। तो मुझे लगता है कि किसानों ने जो भी बातें रखी हैं, वो एक तरीके से एक सेंट्रिक बातें हैं, जो पंजाब के किसानों की जो मोनोपोली थी। आप देखें कि पंजाब का किसान इतना ताकतवर था आर्थिक रूप से कि वो उत्तर प्रदेश के, बिहार के सारे किसानों का खरीद लेता था और फिर अपनी मर्जी से बेचता था। तो मैं समझता हूं कि देश को समझ आ रहा है, सरकार को समझ आ रहा है, लेकिन सरकार एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, तो वो शायद इन मुद्दों को ऐसे खारिज नहीं कर सकती, इसलिए ये वार्ता का दौर चलेगा। लेकिन संसद ने इनको पास किया है, मेजॉरिटी से पास किया है, उसमें और भी पार्टियां थी, और खुद कांग्रेस पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सत्ता विरोधी मामला है, और सत्ता विरोध से ज़्यादा वो जो ताकतें इसमें शामिल हुई हैं, वो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। लिहाजा इस मुद्दे को कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि सरकार की अपनी एक पोजीशन है, वो ये नहीं चाहती कि इसके साथ कोई ऐसा प्रोवोकेशन वो करे जिससे लोगों को और मजबूत हो और सत्ता को एक कटघरे में खड़ा करने का मौका है। तो इस किसान आंदोलन को मैं किसान आंदोलन नहीं मानता। इस किसान आंदोलन के आड़ में देश के अंदर एक अनार्की पैदा करने की कोशिश है। हाँ, ये इसमें तो क्या ये अंदाज़ा ये उस लिंक से जोड़ा जा सकता है, जैसे एनआईए ने भी चार्जशीट भी फाइल की है, खालिस्तानी जो हैं और कुछ भी और भी लोग पकड़े गए हैं। दूसरा, जो टोरंटो, लंदन में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये इंटर रिलेटेड हैं या सब अलग-अलग हैं? देखिए, अभी जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ था तो लेबर पार्टी के ऊपर भारत के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने, बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये दबाव डाला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कि लेबर पार्टी ये रेजोल्यूशन पास करे कि जब वो सत्ता में आएगी तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटाया है, उस पे भारत के खिलाफ
वीटो लाएगी। अब आप सोचिए कि वहां हार हुई, वहां लेबर पार्टी हार गई, और फिर अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ, तो आप कुल मिला के देखेंगे कि इसका विदेशी लिंक मैं इसलिए मानता हूं कि आज किसानों की जो मांगे हैं, उन मांगों के अंदर ये मांग कहां से आई कि सारे नक्सल्स को छोड़िए, सारे माओवादियों को छोड़िए, जिन लोगों को आपने, पत्रकारों को छोड़िए। ये किसान पत्रकारों का मुद्दा कब से लेके आए हैं, और जो नक्सल्स के माध्यम से लोग पकड़े गए हैं वो भी सबको पता है। जो इस देश में अनार्की पैदा करने चाहते हैं उनका भी पता है। उसमें जेएनयू की लॉबी भी है, उसमें इस देश के इस्लामिक आतंकवादियों की भी लॉबी है, उसमें पीएफआई भी शामिल है, एसडीपीआई भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है। तो ये तमाम सारे लोग हैं, और इसमें आप अगर एक पत्रकार की हैसियत से या उस जर्नलिस्टिक आई से अगर देखेंगे, तो इसके अंदर जो लोग टेलीविज़न पे आकर के कहते हैं कि जब हम 7 करोड़ से हमने देश को बांट दिया था, तो अब तो हम 30 करोड़ हैं, तो अब हमें दोबारा से एक हिस्सा चाहिए, वो ताकतें भी खाना पहुंचा रही हैं, रसद पहुंचा रही हैं, और सिखों को गुमराह कर रही हैं। चाहे मोगा हो या दूसरी जगह हो, उसमें कश्मीर के दहशतगर्द, इंटेलेक्चुअल दहशतगर्द और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, वो तमाम ताकतें इस पूरे मामले को आगे कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिख और हिंदुओं के बीच में जो एक पारिवारिक रिश्ता था, उसको और उस खाई को बड़ा कर दिया जाए, ताकि एक मार्शल रेस को इस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। उसका हवा जो है वो कनाडा से भी आ रही है, वो आपकी केरला से भी आ रही है, वो कर्नाटक से भी आ रही है, वो कश्मीर से भी आ रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत के अंदर एक नैरेटिव को लोगों को समझना चाहिए कि जो भी कुछ भारत के अंदर होता है, अगर कोई बम धमाका भी होता है, भारत में कोई घटना भी होती है, तो वो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं। आप देखें कि कोयम्बटूर का बम धमाका हो, पटना का बम धमाका हो, दिल्ली, ये धमाके यकायक 2014 से क्यों बंद हो गए? इनके इंटरनेशनल डायमेंशंस थे। तो जिस तरीके से कश्मीर में ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से भारत ने पिछले 4-5 साल में विश्व पटल के ऊपर अपनी एक स्थिति मजबूत की है, इंटरनेशनल ताकतों को अपने साथ लिया है, तो उससे आज बम धमाके नहीं हो रहे हैं इस देश में। तो अब लोकतंत्र के माध्यम से भारत की सत्ता के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाए, ये उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप सड़कें रोक के बैठ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, आप संसद की नहीं सुनेंगे, आप सरकार की नहीं सुनेंगे। तो एक कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दो सरकार के सामने कि सरकार गोली न चला पाए और लोगों में गुस्सा पैदा हो और सरकार मजबूर हो जाए कोई हार्श डिसीजन के लिए, जिससे हम दुनिया भर में इस प्रोपेगेंडा को करें कि हिंदुस्तान में एक हिंदूवादी सरकार है, यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन सर, उसी सरकार के काल में दिल्ली जैसे दंगे होते हैं, शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ उसके ख़त्म होते दिल्ली जैसे हुए, और वहाँ पर इतने मास स्केल पर नुकसान किया गया, लोगों को बुचर किया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि शाहीन बाग का फ्रस्ट्रेशन और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की खुशी, ये मिक्सचर था। तो उनको लगा कि किसी तरीके से हम सरकार को डरा सकें, और यहाँ ट्रम्प साहब आने वाले थे, कैसे उस पूरी चीज़ को डिस्टर्ब करें। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार जब सत्ता में होती है और संविधान के दबाव में होती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सरकार के सामने संकट ये है कि जब पूरा देश बदल रहा है, थोड़ा वो ताकतें जो इस देश में जिनको डराया गया, धमकाया गया, जब वो उस नैरेटिव से बाहर आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सरकार ऐसा फैसला नहीं ले पा रही जिससे कि बहुत सख्त, जैसे चीन में फैसला हुआ, टाइनमन स्क्वायर का फैसला हुआ। तो जितने चीन के समर्थक हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी हैं, जो जेएनयू में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन वो चाइना के टाइनमन स्क्वायर की बात नहीं करते। जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर इस बात का विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि साहब हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वही मुसलमान और वामपंथ का गठजोड़ भारत में उग्र मुसलमानों के साथ चाइना में क्या हो रहा है उस पर चुप्पी साधते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये भारत के पिछले सो कॉल्ड आज़ादी के बाद से जो इतिहास है, उसमें बड़ी डिसाइसिव, बड़ी कॉम्प्लेक्स लड़ाई है। और मैं आपके माध्यम से सरकारों से ज़्यादा
इस लड़ाई को लड़ने में, इस लड़ाई का सामना करने में भारत के समाज को आगे आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जा सकती, हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि समाज जब काउंटर करेगा तो मैं समझता हूं कि वो ताकतें पीछे जाएंगी। वो तो ये चाहती हैं कि सरकार प्रवोक होकर गोली चलाए, सरकार प्रवोक होकर कोई ऐसा फैसला ले जिसे हम बेच सकें पूरी दुनिया में। तो सरकार के पेशेंस, उसके तहम्मुल का ये लोग एक तरीके से एग्जाम, इम्तहान ले रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ देश भी इन लोगों को काउंटर करने के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन दे, तब जाकर के मैं समझता हूं कि सरकार के हाथ मजबूत होंगे। सर, एक चीज़ और जो इसी समय करीब इसके पहले से शुरू हुआ, लेकिन उसके श्रृंखलाबद्ध कह सकते हैं, जो गुपकार समझौते और उसके बाद का जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वगैरह का जो था, वो क्या चीज़ है? क्योंकि 370 हटा 35A का जो तो इन्होंने किया, उसके बाद तो एक विकास की बात चलने लगी। वहाँ पर दोनों, लद्दाख अलग हुआ, जम्मू कश्मीर अलग हुआ, केंद्र शासित प्रदेश हुए, तो एक विकास की बात होने लगी। लेकिन ये फिर उसी बैक पॉइंट पे आने की बात कर रहे हैं, चीन की मदद लेने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे क्या, आपका क्या विचार, क्या कारण हो सकता है? नहीं, इसमें बहुत साफ साफ है, इसमें कोई चीज़ ऐसे नहीं है, सारी चीज़ वाजे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले ये हुआ कि यहाँ लोकतंत्र का अपहरण होता रहा है। सरकारें, केंद्र की सरकारें जो हैं वहाँ की सरकारों को गिराती रही हैं। फिर वहाँ उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया और उसके बाद वो धीरे 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 चीज़ें एक तरीके से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बनती चली गई। उसमें 1986 में आप देखें कि जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का दरवाज़ा खोला और कांग्रेस सरकार ने और भारत के आधुनिक प्रधानमंत्री मरहूम राजीव गांधी ने खुलवाया, तब कश्मीर में मंदिर तोड़े गए करीब 500। और फिर उसके बाद किस तरीके से एक सरकार आई 89 में, और किन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के तहत वीपी सिंह सरकार में आए, और वीपी सिंह के पास कम बहुमत था और भारतीय जनता पार्टी उस समय उसको सपोर्ट कर रही थी बाहर से। और आप देखिए कि किन ताकतों के दबाव में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना उसी राज्य का, और वो 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को उसकी बेटी गायब हो जाती है और 4 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है, बेटी वापस आ जाती है। आज तक दुनिया का कोई मीडिया ये नहीं बता पाया कि उसकी बेटी का किसने अपहरण किया था और किसने छोड़ा था। मैं मानता हूं जो कुछ, क्योंकि उस जमाने हम पत्रकारिता में आए थे, कि खुद उसका अपहरण कराया गया ताकि उन आतंकवादियों को छोड़ा जाए। फिर गुलाम नबी आज़ाद के घर में कोई अपहरण हुआ, फिर सैफुद्दीन सोज के घर में हुआ, और कुल मिलाकर के 30-35 आतंकवादी छोड़ दिए गए। और 2 दिसंबर से जिस दिन उन्होंने शपथ ली और आप 19 जनवरी तक आ जाएं, तो कोई 45-50 दिन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस, दुनिया का सबसे बड़ा पलायन भारत में उस देश की धरती के मूल निवासियों का इस्लामिक आतंकवादी मुसलमानों ने किया। 5 लाख लोग कश्मीर से भगा दिए गए उनकी पूजा पद्धति के कारण। वो देश के अलग अलग कोनों में गए, 2500 लोगों को मार दिया गया। और ऐसे ऐसे लोगों को मारा, टीकालाल टपरू जैसे आदमी जो उस समाज के बड़े विद्वान लोग थे, जब उनको उनके घर से निकाल लाए और उनकी दोनों आंखें उनके बेटे के सामने निकाली और फिर जब गोली मारी, तो पता ये चला कि टीकालाल टपरू साहब जिस मेज पे बैठे हुए थे, उस मेज पे वो कुरान मजीद को कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो उनको काबिल कबूल नहीं था कि फारूक अब्दुल्ला ने के पूर्वजों ने अपना मजहब जो है बदल लिया है। उनको काबिल कबूल नहीं था कि मोहम्मद इकबाल ने, जिनके पूर्वज सफरू थे, उन्होंने बदल लिया है। ये बदल नहीं रहे हैं। अब ये नहीं बदल रहे हैं तो इनको तलवार के जोर पे जो इस्लाम की और कुरान की फिलॉसफी है उन्होंने बदलवा दिया। तो आज वैली कश्मीर में खाली हो गई है। लिहाजा आज वो ताकतें नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो ये कहती हैं हमें विकास चाहिए, तो उन्हें विकास कभी नहीं चाहिए था। साफ साफ लोगों ने पूछा कि अगर भारत की सरकार कश्मीर की सड़कों सोने की भी बना दे तो भी हमें काबिल कबूल नहीं है। हम चाहते हैं निजाम मुस्तफा, अल्लाह की हुकूमत, बिना कश्मीरी हिंदुओं के मुसलमानों की सरकार चाहिए। लिहाजा ये जो विकास का बात है ये पॉलिटिकल स्लोगन है। और क्योंकि एक ही झटके में 370 और 35A पूरे विधि विधान के साथ भारत की संसद में डिबेट के बाद मेजॉरिटी से, यानी उसमें तो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी उनकी स्ट्रेंथ है 303 और उनके एनडीए के शासकों को मिला लें तो 340 थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में 370 वोटों से हारी है। तो यानी बीजेपी के अलावा, यानी उसके एनडीए के अलायंस के अलावा भी लोगों ने इसको हटाने के समर्थन में वोट दिया। अब क्योंकि ये संसद द्वारा हुई है लेकिन वो भी उन्हें काबिल कबूल नहीं है, तो आज चाहे
रोशनी एक्ट में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम जितने उनके लोग हैं, वो 25,000 करोड़ का जो घोटाला किया गया है, क्योंकि भारत की संसद वहां नहीं जाती थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट वहां नहीं जाती थी, तो तमाम, और आपके यहाँ एंटी करप्शन वहां लागू नहीं होता था, बैंकिंग लागू, तो ये एक तरीके से एक गिरोह, जिसे आपने कहा गुप्तकार, ये एक गिरोह है जो इस्लाम और मुसलमान के नाम पे भारत की फौज को, भारत की हुकूमत को, भारत की व्यवस्था को, सियासी दलों का ब्लैकमेल करती रही है। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान को अपीज करने का लेवल यह है कि हमने अपीज करते करते जो 1976 में हमने सेकुलर संविधान बनाया था, आज उसको भी हमने पलट दिया है। इस सरकार ने 370 हटाई, 35 हटाई, जिसके हटने से पाकिस्तान में परेशानी है, बांग्लादेश में परेशानी है। मैंने कहा कि इंग्लैंड के इलेक्शन में यही हुआ, यही आपके यूएस के इलेक्शन में हुआ। तो आप सोचिए कि भारत जो इतने साल से चल रहा था, वो किन लोगों के रहमो करम पे चल रहा था। हम अपने देश के संविधान में क्या बदले नहीं बदले, ये हमारा अख्तियार होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर कई हजार कश्मीर और पाकिस्तान बसते हैं, इसलिए भारत के अंदर क्या होना चाहिए ये पाकिस्तान तय करेगा, भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए ये पाकिस्तान तय करेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आज डिसाइसिव समय है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम सारे लुटेरे हैं, ये डकैत हैं, इन सब से निजात पानी चाहिए। भारत सरकार को इस देश के बहुसंख्यक समाज को ताकत देनी चाहिए, ताकि वो संविधान में ऐसे जितने भी कृत्य किए गए हैं पिछले 70 सालों में, आर्टिकल 333 को हटा दिया, तो ये सब चीजें हटे, तो ये देश जो हजारों साल की परंपरा और परम वैभव का था, वो उस तरफ प्राप्त करे। और इसमें कोई भी रहे, किसी मजहब का भी आदमी रहे, लेकिन ये देश सनातन संस्कृति को माने, इसके कल्चर को माने। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी पूजा पद्धति को भारत के संविधान से ऊपर रखेंगे तो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को यह काबिल कबूल नहीं है। और आज इस देश का बहुसंख्यक समाज ये सवाल चौराहे चौराहे पूछ रहा है, उन लोगों को जवाब देना चाहिए। और अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो संविधान को माने, नहीं उनका जहां दिल चाहे वो देश छोड़ के चले जाए। इस देश की धरती को कोई लहू लुहान अब अपने मजहब की किताब के कारण करेगा तो उसके साथ भी वही सलूक होगा। सर, लेकिन कश्मीर में तो हत्याएं तो अभी भी जारी हैं। अजय पंडिता को दिन में ही भून दिया गया। तो क्या लगता है कि हमारे जो पंडित वहां से पलायन किए थे वो कैसे लौटेंगे, जो वहां पर हैं? मैं मानता हूं आपका सवाल वाजिब है, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों के जाने से पहले कश्मीर सुरक्षित हो। आपने कहा अजय तो पंडिता को मारा, तो इसका मतलब यह है कि सेना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारत सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि बहुत बहुत ज्यादा सख्ती न की जाए। उस थोड़े से जो भारत का लचीला रवैया है, उस कारण से अजय पंडिता जैसे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि जो गजवाए हिंद लाने की ख्वाहिश जम्मू से थी, जो कोयंबटूर पहुंच जाती थी, जो पटना पहुंच जाती थी, जो दिल्ली पहुंच जाती थी, आज उस रास्ते के बंद होने से भारत में कोई बम धमाका नहीं हो रहा। तो ये माने कि वो ताकतें डेस्परेट हैं और आपके कश्मीरी मुसलमान उसमें 100% शामिल हैं। तो आप ये कहें कि राजनीतिक लोगों को अच्छा लगता है ये कहना कि नहीं देखिए साहब वो हमारे अच्छे हैं, मैं ये नहीं मानता। जो कुरान को मानेगा वो आतंकवादी ही बनेगा, उसके अलावा बन ही नहीं सकता। आप अपने साथ रहने के लिए, आपको एडजस्ट करने के लिए कहीं 10% मुसलमान है, कहीं 2, वो उस नैरेटिव को शायद बहुत एग्रेसिवली न कहते हो। इसलिए कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी हुई है, जो भारत में हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी हुई है। यानी वो ताकतें इस देश को कमजोर देखना चाहती हैं, सत्ताओं को कमजोर देखना चाहती हैं, ताकि उनके मंसूबे पूरे होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपने मुंबई में मुझे बुलाया और अपने प्रतिष्ठित चैनल में मुझे जगह दी, और मैं आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, जिनसे हमने बात की, जिनसे उनके विचार जाने और देश की जो आज की स्थिति है उनके बारे में बात की। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट।